हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न टू डू कोडिंग। आप यहाँ इन वीडियोस के ज़रिए सीख रहे हैं सी लैंग्वेज और आज इसका लेक्चर 2 मैं आपको करा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ ए सी प्रोग्राम। यानी कोई भी सी का आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका क्या फॉर्मेट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या फॉर्मेट या जनरल स्ट्रक्चर रहता है किसी प्रोग्राम का। तो सबसे पहली लाइन में, किसी भी प्रोग्राम की पहली लाइन में आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, अगर कोई है तो। उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशंस, फंक्शन डिफाइनिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग ब्रेसेस, लोकल वेरिएबल्स, फंक्शन डिक्लेरेशन, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स और एंडिंग ब्रेसेस। एक एक लाइन को मैं अब आपको क्लियर करूंगा और सबसे आखिर में एक सैम्पल प्रोग्राम दिखाकर उसे एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इसमें पहला टॉपिक है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। द सी सोर्स कोड में इंक्लूड इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंपाइलर। These instructions are known as preprocessor directives और commands। यानी कि कंपाइलर को कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। जब भी हम कोई सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले कंपाइलर से उसे कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलर को कुछ स्पेशल कमांड्स दी जाती हैं, तो उन्हीं इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। एंड ईच डायरेक्टिव बिगिन्स विद हैश कैरेक्टर। Although these directives are not part of the C language, but they expand the scope of the C programming environment। यानी कि ये जो स्टेटमेंट होते हैं इन्हें हम सी लैंग्वेज का पार्ट नहीं कहेंगे, कुछ स्पेशल कमांड कंपाइलर के लिए होती हैं ये। तो बहुत कम स्टेटमेंट हैं इस तरह की जो हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली प्रोग्राम में ये डायरेक्टिव्स यूज़ होते हैं। इनमें से दो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन। जो मैं सैम्पल प्रोग्राम आपको कराऊंगा उसमें हैश इंक्लूड का यूज़ मैं आपको बताऊँगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल्स। A quantity which may vary during program execution is called a variable। which may vary, VARY, इसका मतलब है चेंज, यानी ऐसी वैल्यू जो बार बार चेंज होती रहे। जब तक प्रोग्राम रन होता रहेगा ये वैल्यू चेंज होती रहेंगी, तो इसी वजह से हम इसे बोलते हैं वेरिएबल। हर वेरिएबल का अपना एक नाम भी होता है। वेरिएबल नेम्स आर नेम्स गिवन टू लोकेशंस इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर वेयर डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स और वैल्यूज आर स्टोर्ड। यानी हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, जैसे कि रैम, CPU रजिस्टर, उसमें जो डेटा सेव होता है उस डेटा को यूज़ करने के लिए उसे कोई ना कोई नाम दिया जाता है, वही होता है वेरिएबल नेम। तो दो तरह के वेरिएबल होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, ग्लोबल एंड लोकल। सबसे पहले ग्लोबल। द स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज़ ग्लोबल, यानी कि पूरे प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन के अंदर इसे यूज़ किया जा सकता है। ग्लोबल और एक्सटर्नल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल फंक्शंस, दैट इज़ इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम फाइल। क्योंकि सभी फंक्शन में इन्हें यूज़ करना है तो प्रोग्राम के शुरू में ही इन्हें डिक्लेयर कर दिया जाता है। As all the function will be defined after these variable declaration, so these variables are visible to all function in a program file। मतलब जहां ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर है उसके बाद जितने फंक्शन आप डिफाइन करेंगे सब में उसे यूज़ किया जा सकता है। लोकल वेरिएबल्स आर विजिबल टू द ब्लॉक और फंक्शन इन विच द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। यानी लोकल वेरिएबल को सिर्फ उसी फंक्शन में या उसी ब्लॉक में यूज़ किया जा सकता है जिसके अंदर वो डिक्लेयर हुआ है, यानी इसकी जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है, लोकल है। इसके बाद है फंक्शन। अ फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि हम अपने प्रोग्राम में फंक्शन यूज़ करते हैं तो हर फंक्शन कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि पाव फंक्शन, POW, पावर कैलकुलेट करता है। SQRT फंक्शन स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। प्रिंटफ फंक्शन डेटा को स्क्रीन पे प्रिंट करता है। स्कैनफ इनपुट करता है। हर फंक्शन का अपना एक पर्टिकुलर यूज़ है। तो ईच फंक्शन हैज़ ए डिक्लेरेटर और फंक्शन डिफाइनिंग स्टेटमेंट। जितने भी फंक्शन होते हैं सबका एक डिक्लेरेटर होता है या डिफाइनिंग स्टेटमेंट होता है, जिसमें कुछ 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे कि उस फंक्शन का नेम, एन ऑप्शनल लिस्ट ऑफ इनपुट पैरामीटर आल्सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स विद देयर डेटा टाइप, अ रिटर्न डेटा टाइप। ये कुछ चीज़ें होती हैं, जब हम फंक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एंड ए कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी फंक्शन की बॉडी होती है जिसमें स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं। Any C program contains at least one function। If a program contains only one function, it must be main। अब मैं यहाँ पर कुछ फंक्शन से रिलेटेड रूल्स बता रहा हूँ, इन्हें ध्यान रखना है। हर प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन तो होता ही है, और अगर होगा तो उसका नाम होगा मेन। इफ़ देयर आर मोर देन वन फंक्शन, वन ऑफ दीज मस्ट बी मेन। एक से ज़्यादा फंक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन एक का नाम मेन होना जरूरी है। बिकॉज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिन्स विद मेन, यानी एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से ही शुरू होता है। देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ फंक्शन प्रेजेंट इन ए सी प्रोग्राम। जितने चाहे उतने फंक्शन आप बना सकते हो, लेकिन एक का नाम तो मेन रखना ही होता है। अगला टॉपिक है फंक्शन डिक्लेरेशन। स्ट्रक्चर में हमने देखा एक फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट भी होता है।
It tells the compiler a function that looks like this is coming up later in the program, so it's all right if you see references to it before you see the function definition itself. यानी कि किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन से पहले अगर उसे कॉल कर लिया जाता है तो कंपाइलर को कैसे पता लगेगा कि आगे कोई फंक्शन डिफाइंड है। तो इसी काम के लिए फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है। अगर आप डेफिनेशन से पहले कॉल कर रहे हैं तब इसे दिया जाता है। लेकिन वी कैन एलिमिनेट द फंक्शन डिक्लेरेशन, इस स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, इफ़ द फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन इटसेल्फ अपीयर्स इन द लिस्टिंग बिफोर द फर्स्ट कॉल टू द फंक्शन। यानी कॉलिंग से पहले अगर डेफिनेशन आ जाए तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फंक्शन चैप्टर में ये सब टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है स्टेटमेंट्स। अ सी स्टेटमेंट इज़ ए वैलिड सी एक्सप्रेशन डेलिमिटेड बाय सेमीकोलन। यानी हर सी स्टेटमेंट में एक सेमीकोलन आता है। मोस्टली सी स्टेटमेंट में आता है, कुछ में नहीं आता। किस किस में नहीं आता वो हम धीरे धीरे सीख लेंगे, लेकिन ज़्यादातर स्टेटमेंट में आपको सेमीकोलन लगाना ही है। अ कंपाउंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की एक कैटेगरी है ये। कंपाउंड स्टेटमेंट इज ए ग्रुप ऑफ 0 और मोर स्टेटमेंट्स एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस। यानी अगर 3, 4, 5 वगैरह स्टेटमेंट्स आप किसी ब्रेसेस के अंदर ले लेते हैं तो उस पूरे पोर्शन को हम बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट्स में भी नेस्टेड, यानी कंपाउंड के अंदर कंपाउंड स्टेटमेंट, इस तरह आप नेस्टिंग भी कर सकते हैं। That is, one compound statement may exist inside another. Each instruction in a C program is written as a separate statement. यानी जितनी आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है उतने ही स्टेटमेंट आप यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अ कंप्लीट सी प्रोग्राम विल कंप्राइज ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट। यानी पूरा प्रोग्राम बहुत सारे स्टेटमेंट का कलेक्शन होता है। स्टेटमेंट से रिलेटेड अब कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं प्रोग्राम बनाने में। ब्लैंक स्पेसिस में बी इंसर्टेड बिटवीन 2 वर्ड्स टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट में बहुत सारे वर्ड्स या टोकन्स होते हैं तो उनके बीच में जितने चाहे स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं ताकि रीडेबिलिटी बनी रहे। सी इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस का मतलब है अपर केस या लोअर केस। इंग्लिश में जहाँ आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर बोलते हैं उसी चीज़ को हम कंप्यूटर में अपर केस या लोअर केस कहते हैं। तो सी केस को सेंस करता है, उसके लिए अपर केस और लोअर केस अलग अलग हैं। तो इट विल ट्रीट INT एंड INT डिफरेंटली। तीनों वर्ड आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में, ये अलग अलग केस में लिखे हुए हैं। तो कंप्यूटर के लिए भी, सी के लिए भी ये अलग अलग है। सी इज ए फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो ए सी प्रोग्राम इज रिटन इन फ्री फॉर्मेट। यानी प्रोग्राम को लिखने का कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है। लाइन के किसी भी कॉलम में आप कोई भी स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। ये पॉइंट मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने कोबोल लैंग्वेज पढ़ी हो तो उसमें क्या होता था, कुछ स्टेटमेंट्स फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट होते थे, कुछ 4th से होते थे, कुछ 9 से होते थे, कुछ 12 से होते थे। अलग अलग स्टेटमेंट के लिए अलग अलग रूल थे और अगर एक स्पेस भी आप इधर उधर लिख दें तो ढेर सारी एरर आती थी। लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसी कोई एरर नहीं आएगी, लाइन के किसी भी कॉलम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। द सी कंपाइलर डज नॉट केयर वेयर ऑन द लाइन वी बिगिन टाइपिंग। अ स्टेटमेंट कैन स्पैन सेवरल लाइन्स एंड द सेम लाइन कैन कंटेन सेवरल स्टेटमेंट। यानी अगर आप बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो आप एक लाइन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। और अगर कोई स्टेटमेंट बहुत ही लंबा है तो उसे आप 2, 3, 4 या 5 लाइनों में भी डिवाइड कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए कोई लिमिट नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि सी एक वाकई में फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मोस्टली सी स्टेटमेंट ऑलवेज एंड विद ए सेमीकोलन। ज़्यादातर में सेमीकोलन आता है सबसे बाद में, लेकिन कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनमें नहीं आता, जैसे फॉर लूप, इफ़, एल्स। धीरे धीरे हम सीख लेंगे किस किस में नहीं आता है। अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एनक्लोज्ड इन ब्रेसेस इज कॉल्ड ए कंपाउंड स्टेटमेंट। ये डेफिनेशन अभी पीछे भी पढ़ी थी हमने, इसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। तो चलिए अब हम पहुंच जाते हैं एक सैम्पल सी प्रोग्राम पर। ये वो प्रोग्राम है जो मैंने टर्बो सी में बनाया है और इसका जो आउटपुट है मैंने सबसे नीचे लिखा हुआ है। जो भी मैंने आपको फॉर्मेट बताया है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट मैंने इसमें लिए हैं। तो चलो वन बाय वन उन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहली लाइन में हमने देखा था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है #include stdio.h। तो यही है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जिसकी हेल्प से हम कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर लो। तो मोस्टली प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हैश से स्टार्ट होते हैं और ये कंपाइलर के लिए एक तरह की इंस्ट्रक्शन होती है। यहाँ पर हम stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं। ये असल में हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल के अंदर लाइब्रेरी फंक्शंस के डिक्लेरेशंस होते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। तो इस प्रोग्राम में हम एक लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं printf, तो उसका डिक्लेरेशन स्टेटमेंट stdio.h में है, इसलिए हम इसे इंक्लूड कर रहे हैं। आगे है इंट रिजल्ट सेमीकोलन।
यहाँ पर हम एक रिजल्ट नाम का ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका डेटा टाइप है इंट, यानी हम इसमें इंटीजर डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये फंक्शन की डेफिनेशन से बाहर है, इसलिए ये ग्लोबल है। किसी भी फंक्शन में इसे यूज़ किया जा सकता है। अभी आगे आप देख रहे होंगे मेन फंक्शन के अंदर हम इसे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये ग्लोबल है। अब इसके बाद वॉइड मेन, ओपनिंग ब्रेसिस, एंडिंग ब्रेसिस, ये एक फंक्शन की डेफिनेशन है जिसका नाम है मेन, और आगे ब्रेसिस के बीच में ये कंपाउंड स्टेटमेंट आ गया, ये इस मेन फंक्शन की बॉडी हो गई। तो इस बॉडी के अंदर इंट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, सेमीकॉलन, ये दो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं जिनके नाम है a और b। इनका हम कुछ डेटा भी स्टोर कर रहे हैं 5 और 6, और दोनों इंट टाइप के हैं। ये हो गए लोकल वेरिएबल क्योंकि मेन फंक्शन के ब्लॉक के अंदर ये डिक्लेयर हो रहे हैं। उसके बाद एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आ जाता है, रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस b। ये वो स्टेटमेंट है जब प्रोग्राम रन होगा तो कंप्यूटर इस इंस्ट्रक्शन को रन करेगा और a और b का जो भी डेटा है उसे ऐड करके रिजल्ट में डाल देगा। इस तरह से रिजल्ट में आ जाएगा 11। एक और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है प्रिंटफ। प्रिंटफ एक फंक्शन भी है और इस प्रिंटफ में आखिर में हम सेमीकोलन लगा रहे हैं तो ये एक स्टेटमेंट भी बन गया। और प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ होता है टू आउटपुट सम डेटा ऑन द स्क्रीन, यानी आउटपुट स्क्रीन पर कुछ डेटा आउटपुट की फॉर्म में दिखाना। तो प्रिंटफ फंक्शन कैसे वर्क करता है इसे हम अगली वीडियो में समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो भी हम डेटा दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। बाकी सभी स्टेटमेंट से कोई आउटपुट स्क्रीन पे नहीं आएगा, सिर्फ प्रिंटफ की वजह से आउटपुट स्क्रीन पे आता है। फिर हम इस मेन फंक्शन को क्लोज कर रहे हैं तो इसका आउटपुट देखिए, सबसे नीचे लिखा है आफ्टर एडिशन रिजल्ट इज़ 11। तो प्रिंटफ फंक्शन का ये आउटपुट है जो स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये एक सैम्पल प्रोग्राम था जिसमें मैंने सी के स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की है। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का लेक्चर 2 जो कि यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि टर्बो सी में सी के प्रोग्राम किस तरह से बनाए जाते हैं, कैसे रन किए जाते हैं, कैसे आउटपुट देखा जाता है, क्या शॉर्टकट्स हैं इन सभी कामों को करने के। तो ये सब हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।